एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी मैम क्रांति और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूं स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का 4th लेक्चर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं संधारित्र तथा धारिता के बारे में। तो गाइस जल्दी से फटाफट सारे बच्चे ज्वाइन हो जाओ। कौन कौन बच्चे क्लास में आ चुके हैं फटाफट से कमेंट्स करना स्टार्ट कर दो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकॉन हिट कर दो। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करना तो बनता है और दोस्तों को फटाफट से सारे ग्रुप में शेयर कर दो। स्कूल ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, सारे ग्रुप में शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इस क्लास को देख पाए। ठीक है, सो भाई हम आज जो पढ़ने वाले हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा बहुत याद दिला देती हूँ कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है। तो गाइज हम लोगों ने स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का 3 लेक्चर कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने पूरा स्थिर विद्युत विभव जो है वो कंप्लीट कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, बाह्य क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था और बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात किया था। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र की धारिता क्या होती है, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है और उसके अलावा संधारित्र के अंदर उसकी धारिता को बढ़ाने के लिए बिना उसकी आकृति में परिवर्तन किए हम कैसे परावैद्युत माध्यम की सहायता से, परावैद्युत पदार्थ की सहायता से उसकी धारिता को बढ़ाते हैं। और वहां पर जो परावैद्युत पदार्थ हम इस्तेमाल करते हैं उस वस्तु का परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, माध्यम क्या होता है, ये सारी पूरी बातें मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूं। ठीक है गाइस, सभी बच्चे आ गए हैं क्लास में, रेडी हो? फटाफट से क्विकली स्टार्ट करें। जल्दी से कमेंट्स करते रहना है, बिल्कुल जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताना है क्विकली स्टार्ट करना है कि नहीं। ओके ग्रेट, बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो भाई ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले हम लोग समानांतर प्लेट संधारित्र कवर करेंगे। ठीक है, समानांतर प्लेट संधारित्र को समझने के बाद हम लोग धारिता के बारे में, संधारित्र के सिद्धांत के बारे में समझेंगे, परावैद्युत माध्यम, परावैद्युतांक के बारे में समझेंगे। और ये टॉपिक आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग किसी संधारित्र के 2 प्लेट के बीच में परावैद्युत माध्यम को रखते हैं या फिर परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं, तब अगर हम लोगों को उसकी धारिता कैलकुलेट करनी हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए डेरिवेशन मैं आज आप लोगों को आज की क्लास में करवाऊंगी, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये चैप्टर, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संधारित्र और धारिता आप सभी को पता है कि इससे रिलेटेड आप लोगों को नीट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो कम से कम मिल ही जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है आप लोगों को, क्वेश्चंस भी हम करेंगे, पर पहले अगर आप लोग जब तक के थ्योरी को डीप कॉन्सेप्ट कवर नहीं करोगे, क्लियर नहीं करोगे, अगर ठीक है, अगर आप लोग अपने दिमाग में जो थ्योरी पढ़ रहे हो उसको अंदर की गहराई से बिल्कुल नहीं समझोगे, तब तक कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स नहीं बनने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर से जो संधारित्र से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको आप अटेम्प्ट कर ही दो, ठीक है, उसमें कोई भी गड़बड़ ना हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको शुरू से लेकर के आखिरी तक के क्लास को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है और जो मैं आप लोगों को बताऊंगी उसको अपने शब्दों में कॉपी में नोट करते जाना है। और हाँ, जितनी बार भी आप ये चैप्टर पढ़ लियो, मैटर नहीं करता, आप पहली बार पढ़ रहे हो, दूसरी बार पढ़ रहे हो, तीसरी बार पढ़ रहे हो, जितनी बार पढ़ रहे हो, आपको क्या करना है, हर बार पेन कॉपी उठाना है और हर चीज का नोट करते जाना है, हर चीज का नोट्स बनाना है। जो सुन रहे हो उसको भी जितना लिख पाते हो शॉर्टकट में अपने शब्दों में लिखो, ताकि कम से कम उस नोट को देखो ना तो आपको कम से कम आपके दिमाग में यहाँ पर पीछे तरफ जो है ना एक पिक्चर आ जानी चाहिए कि हाँ मैम ने हमें क्या क्या बताया था। चलो तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए पिक्चर लेकर के आई हूं, ये है हमारे संधारित्र की फोटोज। और ये जो संधारित्र है बहुत सारे जगहों में इस्तेमाल होते हैं, कहीं हर तरह के उपकरणों में इस्तेमाल होते हैं। और हमारे जो मतलब जैसे कि हम लोग बहुत सारे यंत्र इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो चाहे हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण हो, जितने भी विद्युत से रिलेटेड उपकरण हैं, सारे जगहों में अधिक से अधिक क्या करा जाता है, संधारित्र का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आप लोग यहाँ पर जो संधारित्र की फोटोज देख रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे एक जो है सिलेंड्रिकल शेप में बना हुआ है, ये चपटा है, ये गोल है, ये चौकोर है, ये बिल्कुल इस तरीके का। तो बिल्कुल हाँ, संधारित्र अलग अलग शेप में बनाया
जाता है? तो पहले तो हम लोग इसके थ्योरी को समझ लेते हैं। बिल्कुल आप लोगों को दिखाने के लिए लाई थी। सबसे पहले तो आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है कि आप लोगों ने कहां कहां पर सुना है कि ये संधारित्र इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आप लोगों ने कभी सुना है? जरूर आप लोगों ने सुना होगा, पंखे के बारे में सुना होगा कि पंखे का कैपेसिटर खराब हो गया। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कैपेसिटर बोलते हैं। तो पंखे का कैपेसिटर खराब हो गया जिसकी वजह से वो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उपकरण होते हैं, जैसे कि आप लोगों के पास कोई भी विद्युत परिपथ हो, वहां पर सभी जगहों में क्या किया जाता है? इस संधारित्र का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों के ख्याल से, आप लोगों की जितनी जानकारी है उसके ख्याल से, कि संधारित्र का इस्तेमाल करते क्यों हैं? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्थिर विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने स्थिर विद्युत विभव के बारे में पढ़ा। तो जाहिर सी बात है कि विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव और विद्युत उसी से रिलेटेड ये होगा क्या आप लोगों का? संधारित्र। ठीक है, क्या होगा? उसी से रिलेटेड होगा आपका संधारित्र। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूं कि आप लोगों के ख्याल से क्या लगता है आप लोगों को कि इस कैपेसिटर या फिर इस संधारित्र का इस्तेमाल क्यों करते होंगे? क्यों हर उपकरण में इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो मैं आप लोगों को बताती हूं कि हम लोग जो है यहां पर संधारित्र का जो इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा को संचित करने के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने जस्ट लास्ट लेक्चर में आप लोगों को स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ाया था। तो उस स्थितिज ऊर्जा को जो है, वो स्थितिज ऊर्जा जो है स्थिर विद्युत विभव के कारण उत्पन्न तो हो गई थी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है भाई, ऊर्जा है, एनर्जी है, तो वहां उसको क्या करोगे? कहीं पर सुरक्षित करके आप रखोगे। क्या करोगे? सुरक्षित करके रखोगे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक उपकरण बनाया जिसका नाम है संधारित्र, और इस संधारित्र का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? जो स्थितिज ऊर्जा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, उस ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं? संचित करके रखने के लिए करते हैं, ताकि समय आने पर हम लोग क्या करें? इसका इस्तेमाल कर सके। जैसे क्या करते हैं, मम्मी पापा लोग कमाते हैं तो पैसे बचा बचा करके रखते हैं, सेविंग कर करके रखते हैं, ताकि समय आने पर क्या करें हम लोग? उसका यूटिलाइज कर सके, उसका उपयोग कर सके। तो उसी तरीके से यहां पर हम लोग क्या करते हैं? विद्युत आवेशों को संचित करके रखते हैं, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित करके रखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का संधारित्र का जो है अंदर का डायग्राम है, चित्र है। ठीक है, रियल में कैसा दिखता है, एक्चुअल में बाहर से वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, बट अंदर से कैसा दिखता है? ठीक है, तो अंदर से एक्चुअली में क्या होते हैं? इसमें ना दो चालक होते हैं। क्या होते हैं? इसमें दो चालक होते हैं। ये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ये वाला एक चालक प्लेट है, ये वाला दूसरा चालक प्लेट है। ठीक है, इस तरीके से जब हम लोगों को क्या करना होता है? स्थितिज ऊर्जा को जो है संचित करके रखना होता है, तो हम लोग दो चालक प्लेट के बीच में हम लोग क्या करते हैं? जो स्थितिज ऊर्जा होती है हमारी, उस स्थितिज ऊर्जा को हम क्या करते हैं? संचित करके रखते हैं। वैसे आप लोगों ने इस तरीके के दो प्लेट्स के बारे में, जब आप लोगों को मैंने स्थिर विद्युत विभव के बारे में बताया था, राइट, जब स्थिर विद्युत विभव के बारे में बताया था, और या फिर मैंने आप लोगों को स्थितिज ऊर्जा के बारे में जब पढ़ाया था, तो इस तरीके से मैंने दो चालक प्लेट लिया था, जिसके बीच में मैं हमेशा आप लोगों को विभव और क्या कैलकुलेट करके सिखाई थी? मैं आपको स्थितिज ऊर्जा का कैलकुलेशन सिखाई थी। ठीक है, बट उस समय हमें नहीं पता था कि इन दो चालक प्लेट को एक साथ से इस तरीके से अगर हम लोग समानांतर जोड़ देंगे, या फिर उन दो चालक प्लेट्स को इस तरीके से हम लोग रोल करके, लपेट के अगर जोड़ देंगे, उनके बीच का जो गैप होगा उसका इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकते हैं? ऊर्जा को संचित करके रखने के लिए कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा को संचित करके रखने के लिए करते हैं। तो कैसे संचित होता है? ठीक है, देखो ये जो चालक प्लेट होती है, ठीक है, ये चालक प्लेट में मतलब ये गुण होता है कि ये क्या करता है? ये जो है आवेशित होता है, आवेशित होकर के क्या करता है? अपने सतह पर क्या करता है? आवेशों का वितरण कर देता है। तो यहाँ पर धनात्मक आवेश और यहाँ पर ऋणात्मक, मतलब कि सबसे पहले जब हम लोगों को कैपेसिटर बनाना है, संधारित्र बनाना है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? दो चालक प्लेट ली। ठीक है, इन दो चालक प्लेट में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? इस पहले चालक प्लेट को क्या किया? धन आवेशित किया। और यहाँ पर क्योंकि इसको धन से हम लोगों ने इस बैटरी से कनेक्ट किया है, तो ये वाला प्लेट क्या हो गया? हमारा लेफ्ट साइड वाला धन आवेशित, राइट साइड वाला हमारा क्या हो गया? क्योंकि हम लोगों ने मतलब ऋण आवेशित टर्मिनल से, ऋण आवेशित तरफ से हम लोगों ने इसको जो है यहाँ पे कनेक्ट किया है। ठीक है, क्या किया है? हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया है, तो ये वाला प्लेट हमारा क्या हो गया? ऋण आवेशित प्लेट हो गया। अब दो चालक प्लेट हमारे क्या हो गए? यहाँ पे आवेशित हो गए। ठीक है, तो आवेशों को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? चालक की धारिता। क्या बोला मैंने? आवेशों को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो
चालक की धारिता कहलाती है। संधारित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चालक प्लेट चाहिए था। इस चालक प्लेट में हम लोगों ने क्या किया, आवेशों को वहां पर डाल दिया। ठीक है, तो वो कितने आवेश ग्रहण कर पा रहे हैं, जैसे मान लो कि मैं तुमको खाना पका के खिलाई, मम्मा तुमको बनाती है ना खाना पका के खिला के, तो तुम अपना पेट में जो है कितना खाना डाल सकते हो, राइट, तुम अपने प्लेट में कितना खाना डाल सकते हो, वो क्या है, तुम्हारी क्षमता है। तो वैसे ही यहाँ पर प्लेट की क्षमता है कि वो आवेशों को कितना ग्रहण कर पाए, तो वो उसकी क्या कहलाई, धारिता कहलाई। ठीक है, तो इस तरीके से चालक की धारिता हुई जब हम लोग सिंगल प्लेट की बात कर रहे हैं। और इस तरीके से अगर हम लोग क्या किए, दोनों प्लेट को इस तरीके से हम लोग क्या करें, आमने सामने हम लोगों ने समानांतर में एक दूसरे को इस तरीके से जमा दिया। ठीक है, तो अब इसका पूरा मतलब यहाँ पर इन दोनों प्लेट के बीच में कितना आवेश यहाँ पर ये दोनों प्लेट मिलकर के ग्रहण कर पा रहे हैं, उसकी वजह से ये स्थिर विद्युत विभव और स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न कर पा रहे हैं। क्या उत्पन्न पा रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न कर पा रहे हैं, और उस स्थितिज ऊर्जा को यहाँ पे संचित करके रख पा रहे हैं। तो ऊर्जा को संचित करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाई, ऊर्जा को संचित करने की क्षमता धारिता कहलाई। और ऊर्जा को संचित करने के लिए जिस उपकरण का हम लोगों ने इस्तेमाल किया, जिस यंत्र का हम लोगों ने इस्तेमाल किया, वो क्या कहलाया, आप लोगों का संधारित्र कहलाया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अभी तक के समझ में आ गया होगा कि संधारित्र किसको बोलते हैं, धारिता किसको बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को धारिता के बारे में भी आप लोगों को मैंने बताया। ठीक है, कि यहाँ पर दो प्लेट के बीच में, दो चालक के प्लेट के बीच में हम लोग किस तरीके से धारिता को जो है सेव करके रख रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। जल्दी से फटाफट से आप लोगों को सारे डायग्राम बनाने हैं, नोट करने हैं। जो मैंने आप लोगों को कहा है वो थ्योरी भी आप लोगों को नोट करनी है। ठीक है, ओके ग्रेट। तो भाई यहां पर आप लोग सबसे पहले तो फटाफट से डायग्राम बना लो, देन आप लोगों को मैंने जो अभी थ्योरेटिकली समझाया है, ठीक है, जो थ्योरेटिकली मैंने आप लोगों को समझाया है उसको मैं आप लोगों को डेरिवेशन के माध्यम से भी समझाऊंगी। ठीक है, डेरिवेशन के माध्यम से भी समझाऊंगी। देखो फटाफट से डायग्राम बन गया, ओके ग्रेट। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, बैटरी से इसको जो है धन आवेशित, इसको ऋण आवेशित किया। अब जब हम लोगों ने इसको धन आवेशित और ऋण आवेशित किया तो होगा क्या, यहाँ पर आवेशित होने की वजह से हमारे पास क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इस विद्युत क्षेत्र की वजह से हम लोगों को क्या मिलता है, विद्युत विभव मिलता है। ये हम लोगों ने अभी तक के स्थिर विद्युत विभव में पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये जो विभव कितना मिलेगा, वो कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये विभव जैसे कि हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र का सूत्र पढ़ा था, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विद्युत विभव का सूत्र पढ़ा था। तो वहां पे हमारे पास सूत्र क्या मिल रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिल रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। ठीक है, तो दोनों ही चीजें किस पर निर्भर कर रही है, आवेश पर निर्भर कर रही है। मतलब कि यहाँ पर इन प्लेटों पर जो मुझे इस प्लेट का विभव V1 और इस प्लेट का विभव जो V2 मिलेगा, वो किसकी वजह से मिलेगा, इस आवेश के ग्रहण होने की वजह से मिलेगा, जो यहाँ पे चालक जो है ग्रहण कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो आवेश है, ठीक है, यहाँ पर जो आवेश है वो जो है किसके समानुपाती होंगे, इसके समानुपाती होंगे स्थिर विद्युत विभव जो इन प्लेट्स में उत्पन्न हो रहा है, इन चालक प्लेट्स में जो स्थिर विद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है उसके समानुपाती होंगे। जैसे कि यहाँ पर जो पहला चालक प्लेट है, ठीक है, इसका उत्पन्न हुआ विभव कितना V1, दूसरे चालक प्लेट है उसका कितना विभव हुआ उत्पन्न V2। अब होगा क्या, अब जाहिर सी बात है कि आवेश इसके अंदर है, एक से दूसरे में जाएंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर धनात्मक आवेश, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो विभव है वो क्या होते हैं, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं। ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विभवांतर भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो विभवांतर है वो विभवांतर क्या है, V1 माइनस V2। क्या है, विभवांतर जो है वो क्या है, V1 माइनस V2। ठीक है, अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि जैसे जैसे हम लोगों ने क्या किया, इसको आवेशित किया तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ, आवेशित करने की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हुई, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुए, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, स्थिर विद्युत विभव प्राप्त हुआ। और यहाँ पर ये जो स्थिर विद्युत विभव है वो क्या है, इस आवेश के समानुपाती है। जितना आवेश हम चालक प्लेट को दे रहे हैं उसके समानुपाती है। अगर दोनों चालक प्लेट की बात करें, जब हम उनको क्या करते हैं, इस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने रख देते हैं, तब उस समय क्या होगा, यहाँ पर जब एक दूसरे के आमने सामने रख देते हैं तो यहाँ पर जो विभव है वो क्या होगा, विभवांतर के बराबर होगा। पहले प्लेट का विभव और दूसरे प्लेट के विभव,
ठीक है, पहले प्लेट के विभव और दूसरे प्लेट के विभव दोनों के जो अंतर है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर v जो है वो विभवांतर हो जाएगा। और जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग क्या करेंगे, समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, एक नया नियतांक मिलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, c से प्रदर्शित करते हैं। ये जो नियतांक है, ये जो नियतांक है यहाँ पर, यही क्या कहलाती है, संधारित्र की धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है, संधारित्र की धारिता कहलाती है। और यहाँ पर ये जो विभव है, ये क्या है बेटा, ये जो है हमारा विभवांतर। तो लिख लो भाई v1 माइनस v2 विभवांतर, ये हो गया क्या हमारा q। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर संधारित्र की धारिता ही जान रहे थे। संधारित्र के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया। संधारित्र है क्या, संधारित्र एक यंत्र है जिसमें ऊर्जा को संचित करने की क्षमता होती है, वो ऊर्जा को संचित करके रखती है। और उसकी क्षमता का कैलकुलेशन हम लोग जो करते हैं वो हम इस धारिता से करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। जब हम लोगों ने यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाया तो ये हम लोगों को मिल गया। ठीक है, अब अगर हम लोगों को यहाँ पे संधारित्र की धारिता लिखनी है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे संधारित्र की धारिता बराबर क्या हो जाएगी, C बराबर Q बटे V1 माइनस V2। ठीक है, मतलब कि जितना आवेश हम लोगों ने दिया है, ठीक है, तो उस आवेश का परिमाण बटे क्या हो जाएगा, दोनों चालक के बीच का विभवांतर। यही हमारी क्या हो जाएगी, संधारित्र की धारिता हो जाएगी। तो बिल्कुल भाई नोट डाउन कर लो, ये तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला, संधारित्र की धारिता निकाली है। जल्दी से फटाफट से डायग्राम भी बना लो। ठीक है, डायग्राम भी बना लो और डायग्राम बना लो। इसके बाद आप लोग ये देखना कि यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इसके बीच में मतलब कि कुछ स्पेस होगा। ठीक है, कुछ जगह होगी। तो अभी तो फिलहाल इस स्पेस में, इस बीच की जगह में क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है, वायु भरी हुई है। ठीक है, वायु भरी हुई है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बीच में हम लोग कुछ रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे किसकी, संधारित्र के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, संधारित्र के सिद्धांत के बारे में। तो संधारित्र जो होता है वह एक प्रकार का युक्ति है, एक प्रकार का यंत्र है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को जो है संचित करके रखने के लिए हम करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को संचित करके रखने के लिए करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि हमको यहाँ पर क्या करनी है, ऊर्जा को हमको यहाँ पे संचित करके रखनी है, स्थितिज ऊर्जा को। ठीक है, तो ये हम कितनी ऊर्जा संचित कर सकते हैं, उसकी जो क्षमता का हमको पता चलता है, वो किससे पता चलता है हम लोगों को, इसकी धारिता से पता चलता है। ठीक है, अब अगर मान लो कि हम लोगों ने एक बार कोई कैपेसिटर अगर बना लिया, वो तो बना लिया। ठीक है, एक बार कोई कैपेसिटर अगर हम लोग बना लिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये मान लो कि क्या है, संधारित्र की आकृति है। किसकी आकृति है, संधारित्र की आकृति है। ठीक है, तो संधारित्र का सिद्धांत जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस सिद्धांत में हमको समझना क्या होता है कि इस संधारित्र मतलब कि कैपेसिटर की आकृति में परिवर्तन किए बिना ही हम लोग इसकी धारिता जो है इसको कैसे बढ़ा और घटा सकते हैं, ये हम लोगों को समझना है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं इस तरीके का चिन्ह बनाऊंगी ये बढ़ाने के लिए है और ये जो है वो घटाने के लिए है। जनरली मेरी क्लास में मैं ये जो है नोटेशन यूज करूंगी, इस्तेमाल करूंगी, तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे, ये हमारा क्या है, यहाँ पे संधारित्र जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। और इस कैपेसिटर की आकृति में परिवर्तन किए बिना हम इस संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, संधारित्र के सिद्धांत को समझना होता है। ठीक है, संधारित्र के सिद्धांत को समझ तो हम लोग लेंगे। उसके बाद हम लोगों को करना क्या होगा कि हम लोगों को इस संधारित्र का जो है फॉर्मूला डिराइव करना होगा। जाहिर सी बात है, जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में जाना, फिर विद्युत क्षेत्र, फिर स्थिर विद्युत विभव। अब हम क्या कर रहे हैं, धारिता के बारे में जान रहे हैं। तो इस धारिता से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, यहां तक के सारे बच्चों को क्लियर है कि नहीं, यस या नो, फटाफट से कमेंट्स करके बताते जाओ। सभी बच्चों को क्लियर है, यस और नो, क्लियर है सभी को? ओके ग्रेट। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने मतलब कि जो हम लोगों का संधारित्र का सिद्धांत है, ठीक है, उसके अनुसार हम लोगों ने यहाँ पर जो संधारित्र की धारिता है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Q बटे V1 माइनस V2, मतलब कि दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग दोनों प्लेट के बीच के विभवांतर को अगर हम लोग क्या कर देंगे, इसको अगर हम लोग कम कर देंगे, ठीक है,
तो होगा क्या कि हम लोग जब इसको कम करेंगे, ठीक है, हम लोग जब इसको कम करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का जो है आवेश समानुपाती होता है विभव के, अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे विभव को कम कर दिया, ठीक है। तो इस विभव को वापस से हम लोगों को बढ़ाने के लिए करना क्या पड़ेगा, हम लोगों को इस आवेश को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम लोग क्या करेंगे, इस आवेश को बढ़ाएंगे तो हम लोगों का होगा क्या, यहाँ पर हम लोगों का इस जो धारिता का कैलकुलेशन है वो हम लोगों को ज्यादा प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोगों को किसी संधारित्र की धारिता बढ़ानी है तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और बिल्कुल ये धारिता जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका जो मात्रक होता है वो हमारा होता है किसमें, कूलाम पर वोल्ट, जैसे कि आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, या फिर किसमें होता है आप लोगों का, फैराड में, ठीक है। फैराड जो है साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने धारिता की थ्योरी दी थी, तो बिल्कुल इसका मात्रक जो है वो फैराड में जो है लिखा जाता है। और जनरली जो हम लोग रेंज इस्तेमाल करते हैं, मतलब धारिता हम लोग किस रेंज का इस्तेमाल करते हैं, जनरली हम लोग माइक्रोफैराड, माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई भी राशि हो उसकी गुणे में, जैसे मान लो कि 2 माइक्रोफैराड है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 10⁻⁻⁶, या फिर पिकोफैराड। तो इस रेंज की हम लोग क्या करते हैं, नैनो पिकोफैराड या नैनोफैराड, पिकोफैराड का मतलब होता है 10⁻⁻12। इस रेंज के हम लोग संधारित्रों का क्या करते हैं, इस्तेमाल हम लोग रियल लाइफ में करते हैं, ठीक है। सभी को क्लियर है, जल्दी से फटाफट से नोट कर लो, ठीक। अब यहाँ पर थ्योरी भी आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो, फटाफट से लिख लो आप लोग थ्योरी। क्या लिखा हुआ है, संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, जो कि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया। दूसरा, संधारित्र में विद्युत ऊर्जा को संचित करने का एक साधन है, एक तरीका है जिसका हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि संधारित्र की धारिता अगर हम लोगों को निकालनी है, ठीक है, तो अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक समानांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा। वो समानांतर प्लेट संधारित्र कैसा था, इस तरीके से था। समानांतर प्लेट संधारित्र जो था हमारा इस तरीके से, इनको हम लोगों ने क्या किया था, इन दोनों चालक प्लेट को हम लोगों ने Q आवेश दे करके, धन आवेश दे करके, एक तरफ से धन आवेशित किया था, एक तरफ Q आवेश दे करके हम लोगों ने क्या किया था, प्लेट को ऋण आवेशित किया था, ठीक है, ऋण आवेशित किया था। अब अगर हम लोगों को करना क्या है, अब अगर हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि इस समानांतर प्लेट संधारित्र में, मतलब कि इस समानांतर प्लेट संधारित्र में हमारा कौन सा सिद्धांत लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को मतलब कि यहाँ पर मैं बार बार बता रही हूँ, एक चालक प्लेट की बात कर रही हूँ। तो एक प्लेट जो है इस तरीके से मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जिसको हम लोग सतह बोलते हैं। यहाँ पर जब आवेश का वितरण हो रहा था तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आवेश का जब वितरण पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में पढ़ा था, Q/A आप लोगों को मिला था जब सतत आवेश वितरण आप लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इस प्लेट के लिए हम लोगों ने गॉस के नियम के एप्लीकेशंस पढ़े थे। गॉस के नियम के एप्लीकेशंस में हम लोगों को क्या मिला था, हम लोगों को विद्युत क्षेत्र का मान मिला था। विद्युत क्षेत्र का मान क्या मिला था हम लोगों को, σ/2ε0। क्या मिला था हम लोगों को, σ/2ε0। ये हम लोगों को किसी चालक प्लेट के लिए, किसी चालक सतह के लिए, एक अनंत समतल चादर के लिए हम लोगों ने क्या करा था, विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 सतहें हैं, 2 प्लेट्स है, जिसको हम लोगों ने क्या किया है, एक दूसरे के सामने जो है समानांतर रूप से जो है यहाँ पर रखा है, ठीक है, रखा है समानांतर रूप से, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मान लो कि समानांतर रूप से हम लोगों ने रखा है तो यहाँ पर इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1, और इसका विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हर एक प्लेट का जो मतलब यहाँ पर क्या है विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा 2ε0, और ये भी क्या हो जाएगा σ/2ε0, ठीक है, हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। इस चीज को आप लोगों को समझना है। इस चीज के इस्तेमाल से ही हम लोग क्या करेंगे, इस चीज के इस्तेमाल से हम लोग संधारित्र के सिद्धांत और संधारित्र की धारिता दोनों चीज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बताया। चलो एक बार फटाफट से इसको फिर से हम लोग बना लेते हैं। संधारित्र के सिद्धांत में हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से समझ लेते हैं। यहाँ पे फटाफट से एक समानांतर प्लेट संधारित्र बना लो। एक समानांतर प्लेट संधारित्र बना लो इस तरीके से, और इसको क्या कर लिया हम लोगों ने, धन आवेशित कर लिया।
इस तरीके से Q आवेश दे करके इधर को क्या कर लिया हम लोगों ने, ऋण आवेशित कर लिया। इस तरीके से मैंने क्या बताया आप लोगों को, यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर बीच में कोई बिंदु होगी P बिंदु, ठीक है। अगर इस P बिंदु से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था कि जब धन आवेश होता है तो धन आवेश से किधर जाती है, विद्युत बल रेखाएं जो है ऋण आवेश की तरफ जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है तो धन से निकल करके क्या होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से ऋण की तरफ जाएगी। तो इस E1 का जो विद्युत क्षेत्र है तो इस E1 की जो दिशा होगी वो किधर होगी, इधर होगी, ठीक है। और ऋण आवेश में क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बताया था, इस तरीके से धन आवेश और ऋण आवेश का सभी को याद है कि नहीं, बताया था कि नहीं। धन आवेश से निकलती है बाहर की तरफ और ऋण आवेश में क्या होती है, ऋण आवेश में जो है अंदर की तरफ आती है। तो यहाँ पर इस E2 के लिए, क्योंकि ये ऋण आवेशित सतह है तो इसके लिए आप लोगों के विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस ऋण आवेश के तरफ अंदर की ओर आती हुई होगी कि नहीं, जल्दी से बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व भी पता है Q/A, ठीक है। क्या पता है हम लोगों को, Q/A। अगर हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर इस P बिंदु पर हम लोगों को इस संधारित्र के अंदर हम लोगों को क्या चाहिए, अभी फिलहाल के लिए विद्युत क्षेत्र चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आवेश देते हैं तो उस आवेश की वजह से हम लोगों को विद्युत क्षेत्र मिलता है और उस विद्युत क्षेत्र की वजह से हम लोगों को विभव मिलता है। और जो हम लोगों ने धारिता अभी कैलकुलेट करना सीखा है वो धारिता कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, इस प्लेट के बीच का विभवांतर चाहिए। तो ये विभवांतर अगर हम लोग को चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र हम लोगों को कहां से मिलेगा, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व की सहायता से मिलेगा, जो ये सूत्र हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट, हमारा E1 बराबर क्या हो गया, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। E2 बराबर क्या हो गया, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मान लो कि हम लोगों को बीच का चाहिए, ठीक है, बीच का चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हो दोनों ही विद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान दिशा में है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे कुल विद्युत क्षेत्र चाहिए तो कुल विद्युत क्षेत्र के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों ही विद्युत क्षेत्र को हम लोग जोड़ सकते हैं। अगर ये क्या होती, दोनों विद्युत क्षेत्र जो है वो विपरीत दिशा में होते तो यहाँ पे क्या हो जाता, E1 - E2 हो जाता। अगर विपरीत दिशा में होता तो क्या होता, E1 - E2 हो जाता। पर यहाँ पे क्या है, एक समान दिशा में है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे E1 + E2 किया। तो होगा क्या, फटाफट से जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा आपका E बराबर सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E बराबर सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जोड़ करके ये क्या हो जाएगा, ये सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व का यहाँ पे मान रख देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट A। ये हम लोगों का क्या आ गया, दोनों समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में हम लोगों का विद्युत क्षेत्र आ गया। क्या आ गया, दोनों समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में हमारा विद्युत क्षेत्र आ गया, ठीक है। अब ये जो विद्युत क्षेत्र हमारा आया है, ठीक है, अगर यहाँ पर क्या मौजूद हो, अगर यहाँ पर परावैद्युतांक मौजूद हो, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट KA, ठीक है। अगर हमारा परावैद्युतांक यहाँ पर मौजूद हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट KA। स्थिर विद्युत बल में भी हम लोगों ने पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र में भी पढ़ा था, विद्युत विभव में भी पढ़ा था। और आज हम लोगों को उसको अच्छे से समझेंगे कि परावैद्युतांक पदार्थ क्या होता है और परावैद्युत पदार्थ क्या होता है और उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक क्या होता है, ये K। अभी तो फिलहाल ऐसे लिख लो, समझ लो, ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम लोग Q आवेश देते हैं जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस विद्युत क्षेत्र की वजह से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, विद्युत विभव प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, विद्युत विभव प्राप्त होता है। और विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में हम लोगों ने ऑलरेडी जो है एक रिलेशन पढ़ रखा है, ठीक है। वो रिलेशन क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने, ठीक है, ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मतलब कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है तो वो किस रेंज में, किस लंबाई में है, ठीक है। उसका जो ये रिलेशन ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। E बराबर क्या, V/L। V क्या है, यहाँ पर विभव है और स्थिर विद्युत विभव है, ठीक है। और ये E क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और L क्या है, मतलब कि जिस बिंदु आवेशों के बीच में क्या हो रहा है, विद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है, वो लंबाई है, ठीक है, L। तो यहाँ पर ये जो है, ये लंबाई, ये जो है L है,
ठीक है। वैसे इसको ये L है, ठीक है, इसको हम लोग जो है L ना मान करके इसको हम लोग क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, क्योंकि जनरली हर पुस्तकों में संधारित्र के बारे में जब भी बताया जाता है तो वहां पर दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी होती है उसको हमेशा जो है वो किससे प्रदर्शित किया जाता है, D से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो L लिखते थे हम लोग या दूरी R भी लेते थे, ठीक है, मैं R, L या D हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को हम लोग दूरियों को डिनोट करने के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग संधारित्र के हिसाब से लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, V/D लिखेंगे, क्या लिखेंगे, V/D लिखेंगे। तो ये एक इक्वेशन अभी अभी हम लोगों को मिला, ठीक है। इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है मान रख देंगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के जगह में, क्या करेंगे, मान रख देंगे विद्युत क्षेत्र के जगह में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर मान रख देते हैं, यहां पर हम लोग रख देते हैं, क्या था हमारा, E बराबर Q/ε0 KA, ठीक है। यहां पे हम रख देते हैं V/D बराबर Q/ε0 KA, ठीक है, रख दो भाई मान। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम मान रख दिए तो अभी इसके पहले हम लोगों ने पे क्या पढ़ा है, Q बराबर हम लोगों ने CV पढ़ा है, या फिर Q बराबर है, ये जो V है वो क्या है, विभवांतर है, तो V माइनस V2 भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर V रखा है, तो Q बराबर CV से अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, C बराबर Q/V, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, Q/V बराबर C, मतलब कि अगर मैं क्या करूंगी, इस V को नीचे पक्षांतर कर दूंगी तो मेरे को क्या मिल जाएगी, धारिता मिल जाएगी, ठीक है, धारिता मिल जाएगी। तो यहां पर अगर मैं क्या करूं, ये वाले हिस्से को इधर पक्षांतर कर दूं और ये वाले हिस्से को इधर पक्षांतर कर दूं, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूं, क्या मिल जाएगा, Q/V बराबर क्या मिल जाएगा, ε0 KA बाई क्या मिल जाएगा मेरे को, D मिल जाएगा। और Q/V हमारे पास क्या है, संधारित्र की धारिता है, तो यहां से हम लोगों को क्या मिल गया, संधारित्र की धारिता का जो है वो सूत्र हमको मिल गया, क्या मिल गया हम लोगों को, यहाँ से संधारित्र की धारिता का सूत्र मिल गया, C बराबर ε0 A/D। ये क्या है, आप लोगों की संधारित्र की धारिता है। कब के केस में, जब दो समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में अगर परावैद्युतांक मौजूद है तब के केस में। अगर परावैद्युतांक मौजूद नहीं है, जैसे कि अभी तक फिलहाल हम लोगों ने जो चित्र देखा वहां पे हमारा क्या भरा हुआ था, एयर भरा हुआ था, वायु भरा हुआ था, तो उस केस में आप लोगों का क्या हो जाएगा, जो संधारित्र की धारिता का सूत्र है वो हो जाएगा ε0 A/D। तो इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से देखना है। अगर आप लोगों ने इतना नोट कर लिया है तो बिल्कुल ये डायग्राम आप लोग देख सकते हो, ये समानांतर प्लेट संधारित्र है, क्या है ये आप लोगों का समानांतर प्लेट संधारित्र, समानांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने समानांतर प्लेट संधारित्र जो हम लोगों ने लिया इस तरीके से आमने सामने लिया हुआ है, ठीक। इसके अलावा ये जो संधारित्र जो मैंने रोल करके बताया है आप लोगों को, ये प्लेट्स भी यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के समानांतर ही हैं, पर यहाँ पर जो ऑरेंज कलर की ये आप लोगों को दिख रही है ना, ये इंसुलेटर भरा हुआ है, ठीक है। ये इंसुलेटर जो है क्या होता है, विद्युत रोधी पदार्थ होता है, क्या होता है, विद्युत रोधी पदार्थ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। परावैद्युत पदार्थ के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब यहाँ पर विद्युत रोधी पदार्थ मौजूद होते हैं वहां पे हम लोग क्या करते हैं, परावैद्युतांक का जो है यहाँ पर कैपिटल K का इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ पे हम लोगों ने सूत्र में निकाला, ठीक है। तो रियल लाइफ में कैसा दिखता है, उसके अंदर का जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, संधारित्र में विद्युत क्षेत्र, हम लोग संधारित्र के दोनों समानांतर प्लेट के बीच में हम लोग विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, उस विद्युत क्षेत्र की सहायता से विद्युत विभव कैसे निकालते हैं, ये आप लोगों को सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हम लोगों को क्या मिला था, यहाँ पे ये भी था हम लोगों का क्या, C बराबर Q/V1 माइनस V2, C बराबर क्या था हमारे पास, Q/V1 माइनस V2। तो ये सूत्र का भी इस्तेमाल होता है, आप लोगों का सारा समराइज करके लिख देती हूँ, C/QV इसका भी इस्तेमाल होता है, Q बराबर CV, इन सारे इसका भी इस्तेमाल होता है। तो सारे सूत्र मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे समराइज करके लिख दिए हैं। आप लोगों ने अभी तक के जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं इन सबको नोट कर लो। इसके अलावा हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया था, विद्युत क्षेत्र के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया था क्या, σ/2 ε0। किसी एक प्लेट
किसी एक प्लेट का विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? किसी एक प्लेट का विद्युत क्षेत्र है। और यहाँ पे जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसके लिए हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया था? Q/A। तो मैंने जितना भी अभी तक का हमारा जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने इस्तेमाल किया था वो सारा फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या किया? समराइज करके लिख दिया है। क्या किया है? समराइज करके लिख दिया है। ठीक है, जो डेरिवेशन अभी हम लोगों ने किया है, ठीक है, जो डेरिवेशन हम लोगों ने किया है वो हम लोग यहाँ पर V1 माइनस V2 जो हम लोगों ने निकाला ना यहाँ पर, उसको कई बार आप लोग देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा कि यहाँ पर जो हम लोगों को विद्युत क्षेत्र मिलता है, ठीक है, ये जो विद्युत क्षेत्र हम लोगों को मिलता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? इस वाले फॉर्मूले में हम लोग रख देते हैं। कैसे रख देते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, जैसे कि ये समानांतर प्लेट संधारित्र है, हम लोगों के पास क्या है? C बराबर Q/VA माइनस VB। ठीक है, VA माइनस VB। और अभी अभी हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के बारे में निकाला, विद्युत क्षेत्र के बारे में क्या निकाला? V/L। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया आप लोगों का? VA या फिर VA या फिर V1 या V1 V2 लिखो, कुछ भी लिखो। ठीक है, मतलब ये है कि एक प्लेट और दूसरा प्लेट दोनों का बीच का विभवांतर। ठीक है, और ये क्या हो गया? VA माइनस VB, ये हो जाएगा क्या? E इंटू डी। ठीक है, E इंटू डी। तो इसको भी ध्यान में रखना है, इस रूप में आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इस रूप का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं धारिता कैलकुलेट करने के लिए। अभी हम लोगों को आगे हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक हमको पढ़ना है तो वहां पर हम लोग इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला था? VA माइनस VB बराबर हम लोगों को क्या मिला था? यहाँ पे E का जो फॉर्मूला मिला था, E बटे क्या मिला था? E बटे एप्सिलॉन A इंटू डी, है ना? यही मिला था, है कि नहीं? तो फिर अगर मैं यहां पर क्या करूं, यहां पर अगर मैं Q/VA माइनस VB लिखूं तो उसका मान मेरे को क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो गया? ये भी एक समीकरण हो गया। ठीक है, अब ये वाले समीकरण में क्या कर सकती हूँ मैं? ये वाले मान को रख सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो? समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो ज्ञात कर सकते हो। कुछ नहीं है, वही चीजें हैं, घुमा फिरा के करी गई है। वहां पे मैंने क्या कर दिया था? V/D रख दिया था और उसके जगह में मैंने यहाँ पर धारिता का मान रख दिया था। वहां पे मैंने क्या किया? यहाँ पे विभवांतर बराबर, यहाँ पे क्या किया मैंने? विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र गुणा जो समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है, ठीक है, इस दूरी का गुणा करके फिर इस तरीके से किया मैंने। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, एक ही मतलब है। ठीक है, जिस तरीके से भी आप करना चाहो। ठीक है, चलो ओके, तो ये तो हो गया आप लोगों का क्या? समानांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, जो समानांतर प्लेट संधारित्र हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, तो हम लोगों ने आमने सामने एक समतल प्लेट इस तरीके से ली, वो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ी। पर जब हम लोगों ने शुरुआत में कुछ डायग्राम्स देखे थे, शुरुआत में हम लोगों ने क्या देखे थे? कुछ डायग्राम्स देखे थे। तो यहाँ पर आप लोग इन डायग्राम्स में देख सकते हो कि अलग अलग प्रकार के शेप में है यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग प्रकार के शेप में है, सिलिंड्रिकल भी है, चिपटा हुआ भी है, गोलाकार भी है। ठीक है, तो इन शेप्स में जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने एक कॉमन शेप लेकर के ऐसे लेकर के हम लोगों ने क्या किया? अभी जो है अध्ययन कर लिया, स्टडी कर लिया। बट रियल लाइफ में इनके शेप जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इनका इंटरनल फेस कैसा दिखेगा, इंटरनल डायग्राम जो है वो आप लोगों का कैसा दिखेगा? ये देखो, ये क्या है आप लोगों का? ये जो है सर्कुलर वृत्तीय रूप में अगर है आप लोगों का, क्या है? वृत्ताकार रूप में अगर है तो वो संधारित्र है ये। ठीक है, और ये वाला आप लोगों का संधारित्र का कैसा शेप है? सिलिंड्रिकल रूप में अगर है, कैसे? सिलेंडर के जैसा अगर शेप है संधारित्र का, तो उसके लिए क्या होगी? देखो, वृत्ताकार में क्या होगी? एक जो बाहर की सतह होगी, ये आप लोगों की यहाँ पे क्या दिख रही है? ऋण आवेशित दिख रही है। अंदर की ये सतह आप लोगों को क्या दिख रही है? धन आवेशित दिख रही है। और एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित सतह के बीच में जो एक दूसरे के समानांतर हो, उसके बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं? स्थितिज ऊर्जा को संचित करके रख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सिलिंड्रिकल शेप में भी क्या है? जैसे कि अगर आप पेपर को क्या करो? रोल करो, पेपर को रोल करो, उसको रोल करके उसके बीच में और रोल हुआ पेपर इस तरीके से घुसा दो। होता है ना, कभी कभी हम लोग शीट को मोड़ते हैं, आप लोग ड्राइंग शीट वगैरह मोड़ते होगे, कभी आप लोग कुछ इस्तेमाल करते हो स्कूल्स के लिए, तो वहां पे इस तरीके से एक के अंदर एक मोड़ के रख देते हो। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे प्लेट कैसे? धन आवेशित, ये क्या है? ऋण आवेशित। और सारी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है, एज इट इज आप लोगों की जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं के परावैद्युतांक के बारे में। जो मैंने आप लोगों को परावैद्युतांक के बारे में बताया ना, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओके।
तो भाई आप लोगों को यहाँ पे परावैद्युतांक का क्या दिख रहा है, परावैद्युत पदार्थ का डायग्राम दिख रहा है। 1 बाय 1 मैं समझाती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा पिक्चर को ऑब्जर्व कर लो, ठीक है, पिक्चर को क्या कर लो, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि यहाँ पर एक धन आवेशित प्लेट है और यहाँ पे क्या है, एक ऋण आवेशित प्लेट है, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या कर रहे हैं, एक धन और ऋण प्लेट का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं संधारित्र के निर्माण करने के लिए। और संधारित्र के निर्माण में इससे पहले तो हम लोग जो भी पढ़े थे वहां पे क्या भरी होती थी, यहाँ पे वायु भरी होती थी। अगर वायु नहीं भरी होती थी, वायु की जगह कुछ और होता था, तो उसको हम लोग क्या मानते थे, के मानते थे। परावैद्युतांक बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, परावैद्युतांक बोलते थे। मतलब इसके बीच में क्या होता था, कुछ इंसुलेटर मतलब कि विद्युत रोधी पदार्थ जो है वो भरा होता था। इस विद्युत रोधी पदार्थ को अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये जो विद्युत रोधी पदार्थ होता है ना, ये क्या करता है, ये विद्युत गुण को तो प्रदर्शित करता है परंतु अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, ठीक है। क्या करता है, ये विद्युत रोधी होता है, ठीक है, अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है परंतु विद्युत प्रभाव को जो है प्रदर्शित करता है। मतलब इसमें विद्युत प्रभाव तो होगा पर अपने में से धारा बहने नहीं देगा, ठीक है, अपने में से धारा जो है वो बहने नहीं देगा। विद्युत प्रभाव का मतलब क्या है, मतलब कि इसके अंदर आप लोगों को आवेश तो दिखेंगे, धन आवेश और ऋण आवेश बिल्कुल आप लोगों को दिख रहे हैं, पर फिर भी ये क्या करेंगे, विद्युत रोधी स्वभाव के होने के कारण अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बीच में इसको डाल क्यों रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ, फटाफट से क्यों डाल रहे हैं। देखो, जब सबसे पहले मैंने आप लोगों को संधारित्र के सिद्धांत के बारे में बताया था, तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि संधारित्र जो है एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जहां पर हम लोग उसकी आकृति में परिवर्तन किए बिना क्या कर सकते हैं, जो संधारित्र की धारिता होती हो उसको जो हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो इसको बढ़ाने या घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, संधारित्र की आकृति को हम लोगों को मतलब परिवर्तित क्यों नहीं करना है, क्योंकि जैसे कि मान लो कि तुम कोई विद्युत परिपथ, जैसे कि मान लो कि तुम टेलीविजन बना रहे हो, ठीक है, अब टेलीविजन का शेप तुमको उतना ही रखना है। अब जैसे तुम मोबाइल का विद्युत परिपथ बना रहे हो तो क्या करना है, तुमको मोबाइल का शेप उतना ही रखना है ना। तो उसका जो तुम परिपथ बनाओगे तो तुमको परिपथ का साइज बड़ा नहीं करना है, तुमको उसी साइज में क्या करना है, सारी चीजों को अगर मैनेज करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उसकी आकृति में चेंज किए बिना ही हम लोगों ने क्या किया, ऐसा संधारित्र बनाया जिससे हम लोग उसकी धारिता जहां पर हम लोगों को ज्यादा चाहिए वहां पे हम लोग ज्यादा बना कर ले, और जहां पे हम लोगों को कम धारिता चाहिए वहां पे हम लोग क्या कर ले, कम धारिता प्राप्त कर ले, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में यहाँ पे विद्युत रोधी पदार्थ जो है यहाँ पर अंदर में डालते हैं, इसको परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं, जो कि विद्युत प्रभाव को, विद्युत स्वभाव मतलब तो होता है इसका, मतलब कि ये विद्युत प्रभाव तो प्रदर्शित करता है पर अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, यही परावैद्युत पदार्थ कहलाता है, ठीक है। अब ये जो परावैद्युत पदार्थ है यहाँ पर जो भरा हुआ है, ठीक है, ये परावैद्युत जो पदार्थ अंदर जब भराता है तो जब ये विद्युत क्षेत्र में आता है ना, जाहिर सी बात है कि अंदर में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, तभी तो विद्युत बल रेखाएं होती है जिसकी वजह से विद्युत विभवांतर उत्पन्न होते हैं। तो जब ये विद्युत रोधी पदार्थ, जब ये परावैद्युत पदार्थ जो है इस तरीके से अंदर में आते हैं, ठीक है, तो अंदर में आने की वजह से यहाँ पर कुछ घटनाएं जो है वो घटित होती है, ठीक है। तो ये जो घटना यहाँ पे घटित होती है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवण कहते हैं, या तो फिर हम लोग यहाँ पर जो है इसको भंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको भंजन भी कहते हैं या तो फिर ध्रुवण भी कहते हैं। ध्रुवण का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने द्विध्रुव के बारे में पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या होता है, ध्रुव का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक तरफ का सिरा जो है वो धन आवेशित, एक दूसरे तरफ का सिरा जो है वो क्या है, ऋण आवेशित है, तो वो क्या कहलाता है, ध्रुव। मतलब कि धन आवेशित सिरा एक ध्रुव, ऋण आवेशित सिरा दूसरा ध्रुव, दोनों ध्रुवों को जब एक साथ हम लोग मिला रहे थे तो वो हम लोग का क्या बन रहा था, द्विध्रुव बन रहा था। यहाँ पर जो हमारा अंदर में जो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, क्योंकि ये विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, इसके धन आवेशित और ऋण आवेशित जो है वो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जब ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आएंगे, क्या होंगे, जब ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आएंगे तो होगा क्या, ये धन आवेशित जो है इसके धन आवेश और इसके ऋण आवेश जो है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग जो है वो विद्युत प्रभाव में आने के कारण, विद्युत क्षेत्र में आने के कारण अपना विद्युत प्रभाव दिखाएंगे। अब प्रभाव दिखाने के कारण क्या हो जाएंगे, अलग
अलग सेपरेट हो जाएंगे, मतलब कि ध्रुवित हो जाएंगे। ध्रुवित होने का मतलब क्या हुआ कि एक सिरे में सारे के सारे क्या आ गए, ऋण आवेश आ गए। जो हम लोगों का धनात्मक प्लेट था, तो धनात्मक प्लेट के वजह से आकर्षण के कारण यहाँ पर सारे ऋण आवेश जो है इस तरीके से इकट्ठे हो गए, और यहाँ पे ऋणात्मक प्लेट से आकर्षण के कारण सारे के सारे क्या हो गए, धन आवेश जो है इकट्ठे हो गए। हुआ क्या, यहाँ पे आवेशों का जो है सेपरेशन हो गया, मतलब कि भंजन हो गया। दो आवेश जो है धन और ऋण, दोनों आवेश जो है एक पदार्थ में जो बहुत सारे मौजूद थे, इस तरीके से वो जो है सेपरेट होकर के इस तरीके से हो गए। तो ये जो घटना कहलाती है वो क्या कहलाती है, ध्रुवण की घटना कहलाती है। ध्रुवण की जो घटना होती है वो भी दो तरीके के पदार्थों में होती है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं गाइस, सभी बच्चे क्लास देख रहे हो ना ध्यान से। ध्रुवण समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। परावैद्युत समझ में आ गया, परावैद्युत पदार्थ समझ में आ गया। अब इस परावैद्युत पदार्थ में मतलब कि इस परावैद्युत पदार्थ में मतलब कि ये कितना हम लोगों को धारिता को बढ़ाने या घटाने में जो हेल्प करेगा, है ना, मतलब उसके लिए हम लोग एक नियतांक का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। इस परावैद्युत पदार्थ का एक नियतांक होता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं हम लोग, परावैद्युतांक। इस परावैद्युतांक को हम लोग क्या करते हैं, के अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, के अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने आप लोगों को परावैद्युत पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ ही परावैद्युत पदार्थ है। यहाँ पे विद्युत रोधी पदार्थ बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें इस तरीके के घटनाएं भी नहीं होती है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक पदार्थ होते हैं, जैसे कांच होता है, और बहुत सारे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है जिनका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, परावैद्युत पदार्थ के रूप में करते हैं, जहाँ पे ध्रुवण की घटना देखी जाती है। इस ध्रुवण की घटना में होता क्या है, भंजन होता है, सेपरेशन होता है धन आवेश और ऋण आवेशों का, ठीक है। क्या होता है, धन आवेश और ऋण आवेशों का। तो अभी जब हम लोगों ने सूत्र लिखा, ठीक है, अभी जब हम लोगों ने सूत्र लिखा, तो हम लोग क्या करते हैं, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D, ठीक है। मतलब कि दो समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में जब क्या भरी होती है, वायु भरी होती है, तो हम लोग वहां पे क्या कर रहे थे, इस तरीके से सूत्र लिख रहे थे। इसके पहले जैसे कि हम लोगों ने विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र और स्थिर विद्युत बल का जब सूत्र लिखा था, तो वहां पर भी हम लोगों ने इसी तरीके से लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ये क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, निर्वात या वायु की। किसकी विद्युतशीलता होती है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, ठीक है। जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कौन एंट्री लेता है, फिर यहाँ पे एंट्री लेता है क्या, परावैद्युतांक एंट्री लेता है, के एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है। तो यहाँ पे के क्या है आपका, के जो है वो परावैद्युतांक है, ठीक है, परावैद्युतांक है। और यहाँ पर हम लोगों को एक मिल रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट के और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो के और एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, इसको जो है हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन से प्रदर्शित करती है। ये जो एप्सिलॉन है वो क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। क्या है ये, माध्यम की विद्युतशीलता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में जब माध्यम होगा, ठीक है, मतलब कि दो चीजों के बीच में जब भी माध्यम होगा, तब ये माध्यम की विद्युतशीलता जो है रोल में आएगी। और तब हम लोग क्या करते हैं, ये जो के होता है हमारा परावैद्युतांक, ये क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का क्या होता है, अनुपात होता है, ये परावैद्युतांक। ये के का मान भी हम लोगों को क्या, परावैद्युतांक का मान हम लोगों को प्रश्न में दिया होता है। जैसे कि संधारित्र के केस में परावैद्युतांक के बराबर जो है हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। इसी तरीके के कुछ मान आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। जस्ट उदाहरण के लिए मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग परावैद्युतांक को परिभाषित करना चाहो तो आप लोग परिभाषा लिख सकते हो कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है वही आप लोगों का क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है, जो कि परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक होता है, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक होता है। और यहाँ पर ये जो अब इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों को ये जो रिलेशन मिला था ना, एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ा इलैबोरेट करके लिखूं तो ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है, और ये क्या है,
ये जो है आप लोगों की वायु की विद्युतशीलता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट लिख देती हूँ, वायु की विद्युतशीलता। और जो हम लोगों ने मतलब विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला पढ़ा था, तो वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था। जब परावैद्युतांक उपस्थित हो तो वहां पे क्या हो जाता था, परावैद्युतांक के केस में सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट 2k एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो मतलब k एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लीकेशन मिलता था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है आप लोगों का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है निर्वात की विद्युतशीलता से। किसकी, निर्वात की विद्युतशीलता से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोगों को यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का भी फॉर्मूला लिखना पड़ा, क्योंकि आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला देखा था, यहाँ पे ये आप लोगों का कैसा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, परावैद्युतांक का भी यहाँ पे इनवर्स है, नीचे में लिख रहे हैं हम लोग, कहाँ लिख रहे हैं, नीचे में लिख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग, ये तो हम लोगों ने विद्युतशीलता के रूप में लिखा है, किसके फॉर्म में लिखा है, विद्युतशीलता के फॉर्म में लिखा है। ध्यान से सुनना, जनरली बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपका विद्युत क्षेत्र यहाँ है और ये आप लोगों का कहाँ है, यहाँ है। तो आप लोग देख रहे हो व्युत्क्रम है, ये कैसा है, व्युत्क्रम है। तो जैसे कि हम लोगों ने ये रिलेशन लिखा था किसके लिए, माध्यम की विद्युतशीलता के लिए और वायु की विद्युतशीलता के लिए, तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र का रिलेशन लिखेंगे परावैद्युतांक के साथ तो क्या हो जाएगा, ये जस्ट हमारा उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वायु का विद्युत क्षेत्र, अगर मान लो कि ऐसा जगह जहां पर हम लोग विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं और उसमें माध्यम के रूप में क्या है, वायु है, ठीक है वो, और अगर हम लोग इस नियतांक के साथ, परावैद्युतांक के साथ अगर इसका रिलेशन निकालें, मीडियम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है, तो ये रिलेशन हम लोगों को ऐसी मिलेगी जो रिलेशन हम लोगों ने यहाँ देखा वो, ठीक है। से ठीक इसी तरीके से जो हम लोगों ने संधारित्र देखा, तो संधारित्र के लिए हम लोगों ने क्या देखा, एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि संधारित्र के केस में जो है उल्टा है, विद्युत क्षेत्र से उल्टा है, संधारित्र के केस में डायरेक्टली है यहाँ पे, है ना, डायरेक्टली मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। तो अगर हम लोग जो है परावैद्युतांक के केस में लिखे तो ये क्या हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, सॉरी ये डी है, नीचे में डी आएगा, नीचे में डी, अरे नीचे में डी आएगा, इसको आप करेक्ट कर लेना। अब ठीक है यार, कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। सो यहाँ पर अगर मैं ये वाला जो रिलेशन है, अगर उसको मैं किसके लिए लिखूं, संधारित्र के लिए लिखूं, तो संधारित्र के लिए ये जो रिलेशन आएगा वो होगा क्या, संधारित्र की मतलब ये जो मतलब संधारित्र की जो धारिता, माध्यम के लिए जो धारिता है वो, और ये हो जाएगा आप लोगों का क्या, के गुना वायु के लिए जो धारिता है वो। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोगों ने माध्यम का सूत्र लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक, और यहाँ पे जो है क्या है, के मल्टीप्लाई बाई वायु की जो विद्युतशीलता है वो, ठीक है। वैसे ये याद रखने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बट मैंने समझने के लिए आप लोगों को बता दिया, ताकि अगर आप बुक में सेल्फ स्टडी करोगे तो वहां पे काम आए, और न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये रिलेशन आप लोगों को कॉमन सेंस से समझने होंगे, तो वहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप थ्योरी को ध्यान से पढ़ोगे तो ये सब आप लोगों को क्या होगा, इजिली जो है समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, इजिली समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो ये हम लोगों ने परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युतांक के बारे में पूरी तरह से समझ लिया है, ठीक है। अब हम लोग ध्रुवण के बारे में भी और पूरी तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को ध्रुवण के बारे में केवल और केवल क्या दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल बता देती हूँ, ठीक है। तो जो मतलब ध्रुवण हो रहा था, ठीक है, तो वो भी दो तरह के पदार्थों में होगा, एक ध्रुवित पदार्थ में, एक अध्रुवित पदार्थ में, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ होते हैं, ध्रुवित पदार्थ, और दूसरा क्या होगा, अध्रुवित, ठीक है, दूसरा क्या होगा, अध्रुवित पदार्थ, ठीक है। तो इन दो प्रकार के पदार्थों में क्या होगा, ध्रुवण की घटना होगी, क्या होगी, ध्रुवण की घटना होगी। तो जब ध्रुवीय पदार्थ में, ठीक है, ध्रुवीय पदार्थ में क्या होगा आप लोगों का, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का, ठीक है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कैसे होता है इसको हम लोग समझेंगे, क्या अंतर है इसमें। और अगर अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, क्या है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ,
अगर इसका ध्रुवण आप लोगों को देखना है तो वो कैसे करोगे, ठीक है, अगर इसका ध्रुवण आप लोगों को देखना है तो वो कैसे करोगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ दिखता कैसे है, ठीक है। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा कि इसमें जो है ध्रुव तो होंगे, पर जो है ये जो ध्रुव है, ठीक है, इनके जो ध्रुव है धन और ऋण, ठीक है, इनके जो ध्रुव है धन और ऋण, ठीक है, ये जो है इधर उधर बिखरे हुए होंगे। कैसे हुएंगे, रैंडम होंगे, इधर उधर बिखरे हुए होंगे, मतलब इनकी कोई एक पर्टिकुलर दिशा नहीं होगी, एक दिशा में नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनका जो मतलब कि ये जो ओवरऑल जो है ये सारा कुछ क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। पर जब हम लोग क्या करते हैं, इस ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को, ठीक है, इस ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को जब हम लोग क्या करते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में लेकर के जाते हैं, क्या करते हैं, जब हम किसी विद्युत क्षेत्र में लेकर के जाते हैं, जैसे कि हम लोग समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में क्या कर रहे थे, समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में हम लोग क्या कर रहे थे, परावैद्युत पदार्थ भर रहे थे इस तरीके से। तो इस तरीके से जब परावैद्युत पदार्थ हम भरे तो ये कहाँ गया, विद्युत क्षेत्र के बीच में गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अगर विद्युत क्षेत्र के बीच में अगर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे ध्रुवण की घटना होगी, और जब यहाँ पे ध्रुवण की घटना घटित होगी तो होगा क्या कि यहाँ पर जो धन आवेश और ऋण आवेश जो ध्रुवित रूप में है, धन आवेश और ऋण आवेश जो कैसे हैं, ध्रुवित रूप में है, वो क्या हो जाएंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो है अलाइंड हो जाएंगे, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे जब हम लोग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र में लेकर के जाएंगे। समझ में आया ध्रुवीय पदार्थ का ध्रुवण कैसे होता है, विद्युत क्षेत्र में लेकर के जाने के बाद ये जो है अलाइंड हो जाता है। पहले तो ध्रुव थे, उसमें धन और ऋण आवेश थे पर अलाइंड नहीं थे, है ना। अभी क्या हो गए, ये जो है ध्रुव जो है वो अलाइंड हो गए, ठीक है। अब अध्रुवीय पदार्थ में क्या होगा, अध्रुवीय पदार्थ जो है वो बिल्कुल इस तरीके से क्या होगा, उदासीन होगा। ये जो मैं अंदर डॉट बना के बता रही हूँ ये क्या है, उदासीन पदार्थ है, मतलब कि इसके धन और ऋण जो है ये बिल्कुल भी आवेशित नहीं है। पर जब हम लोग क्या करेंगे, इन उदासीन पदार्थों को क्या करेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र के बीच में लेकर के जाएंगे। कहाँ लेकर के जाएंगे, किसी विद्युत क्षेत्र के बीच में लेकर के जाएंगे। तो जब ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर धन आवेश और ऋण आवेश का क्या होगा, सेपरेशन होगा, मतलब कि भंजन होगा, और भंजन के कारण ये जो है इस तरीके से इसके धन आवेश और ऋण आवेश क्या होंगे, इस तरीके से अलाइन होंगे। तो पहले तो वो इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे, बाद में क्या होंगे, बाद में जो है ये मतलब कि मान लो कि ये कोई मतलब कि कोई पदार्थ है, ठीक है, ये क्या है, कोई पदार्थ है, इस तरीके से है, ठीक है। तो ये पदार्थ कैसे हो जाएंगे, ये पदार्थ ऐसे हो जाएंगे कि एक तरफ सारे ऋण आवेश और एक तरफ क्या हो जाएंगे, सारे के सारे धन आवेश जो है इस तरीके से हो जाएंगे। ऐसा ही हो रहा था जब हम लोग क्या कर रहे थे, इसको समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में रख रहे थे। जब हमारा ये समानांतर प्लेट संधारित्र क्या था, इस तरीके से क्या था, आवेशित था। ऐसा ही हो रहा था, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम में देखा था, ये देखो हो गया। चाहे ध्रुवीय पदार्थ हो चाहे अध्रुवीय पदार्थ हो, ध्रुवण के पश्चात होगा तो ऐसा ही होगा, होगा तो कैसा होगा, ऐसा ही होगा। चलो ठीक है भाई, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है मतलब कि आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स लेकर के आई हूँ। थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ध्रुवण को जो है अंग्रेजी में पोलराइजेशन बोलते हैं। जो अध्रुवित पदार्थ होता है उनको अनपोलराइज्ड बोलते हैं, जो ध्रुवित पदार्थ होता है उनको क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड बोलते हैं। अब पोलराइजेशन के पश्चात मतलब कि ध्रुवण के पश्चात होता क्या है, ध्रुवण के पश्चात इनके जो आवेश है उनका क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि जब अध्रुवित थे मतलब कि जब अनपोलराइज्ड थे तो इस तरीके से थे। अब जब पोलराइज्ड हो गए तो क्या हुआ, धन आवेश से आकर्षण के कारण यहाँ पर क्या हो गए, सारे ऋण आवेश जो है धन आवेश चालक प्लेट की तरफ आकर्षित होकर एक साइड इकट्ठे हो गए, सेपरेट हो गए। क्या हो गया, इनका सेपरेशन हो गया। इस तरीके से क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। यहाँ पर भी देखो ये आप लोगों का मतलब हाइड्रोजन मतलब पानी का एटम दिया हुआ है H2O, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या समझाया हुआ है, ये आपका जो धन आवेशित है ना, ये मान लो कि आपकी धन आवेशित प्लेट है, इधर क्या है आप लोगों की ऋण आवेशित प्लेट है। तो जो हमारा परावैद्युत पदार्थ है उसका जो धनात्मक ध्रुव है वो ऋण आवेशित प्लेट की तरफ, और परावैद्युत पदार्थ का ऋणात्मक ध्रुव जो है वो धन आवेशित प्लेट की तरफ क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। मैंने पूरा आप लोगों को ध्रुवण जो है वो कंप्लीट समझा दिया है। अब हम लोग आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। तो गाइस बिल्कुल आप लोगों को क्लास में बने रहना है। 10 मिनट्स मोर, 10 to 15 मिनट्स में हम लोग अपना ये टॉपिक जो है वो कवर कर लेंगे। तो बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, एग्जाम्स पास में आ गए हैं। हाँ,
इतना मतलब बिल्कुल टाइम नहीं है आप लोगों के पास। आपको करना क्या है, एकदम ध्यान से सुनना है। क्या करना है आप लोगों को, क्लास को एकदम ध्यान से सुनना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आने ही है। टॉपिक का नाम क्या है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जब हम लोग क्या करें, इस टॉपिक को ही पहले समझा देती हूँ, पहले तो नाम को समझा देती हूँ। हमारे पास क्या है, एक समानांतर प्लेट संधारित्र है। इस समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में क्या करते हैं, जब हम आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आंशिक रूप से हम लोग क्या करते हैं, माध्यम रखते हैं। ये माध्यम जो है वो क्या है, हमारा परावैद्युत पदार्थ ही है। ठीक, अब आंशिक रूप से हम लोगों ने परावैद्युत पदार्थ भर दिया। शेष माध्यम में हम लोगों का क्या है, शेष माध्यम में हम लोगों का एयर है, वायु है। ये क्या है, हम लोगों का परावैद्युत पदार्थ है। अब हमको करना क्या है, हम लोगों को इस कंडीशन में, इस केस में हम लोगों को इस संधारित्र की धारिता कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल आता है। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो डेरिवेशन आएगा। अगर आप एग्जाम्स, नीट एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे आप लोगों को डेरिवेशन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, डेरिवेशन पूछा जाएगा। तो जल्दी से फटाफट से हेडिंग डालो, टॉपिक नोट कर लो। क्विकली, फटाफट से। चलो, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, यहां पे धन आवेशित प्लेट है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ऋण आवेशित प्लेट, ये धन आवेशित प्लेट। ठीक, और हम लोग क्या करते थे, जो बीच की दूरी लेते थे वो क्या लेते थे, दूरी हम लोग d लेते थे। पर क्योंकि अब हम लोगों ने यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ भर दिया है तो इस परावैद्युत पदार्थ की भी कुछ ना कुछ मोटाई होगी। ठीक है, तो इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई को यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, t ले रही हूँ। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बोला क्या है कि जो आंशिक माध्यम है, तो ये माध्यम क्या हो गया, ये माध्यम जो है इसकी मोटाई t हो गई। और जहां पर माध्यम वायु है, शेष माध्यम, क्या, शेष माध्यम, तो इस शेष माध्यम में क्या, तो इस शेष माध्यम की जो मोटाई होगी, है ना, इस शेष माध्यम की मोटाई होगी वो क्या होगी, हमारी जो कुल बीच की जो दूरी थी, दोनों समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी वो क्या थी, d थी। ठीक है, अब हम लोगों का जो शेष माध्यम है जहां पर वायु भरा हुआ है, ठीक है, इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, है ना, वो हमारी हो जाएगी क्या, d माइनस टी। इतना सभी को क्लियर है कि नहीं, d माइनस टी कैसे हुआ, क्यों भाई, सभी को क्लियर है, हाँ सभी को क्लियर है, ओके। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा था कि इस प्लेट का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और अच्छा, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि यहाँ पर हमारा परावैद्युतांक पदार्थ उपस्थित है तो ये क्या हो जाएगा, 2k एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, 2k एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे जो हम लोगों का सेकंड वाला ऋण आवेशित जो प्लेट है इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे 2k एप्सिलॉन नॉट, ये भी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा, इस सतह का और इस सतह का पृष्ठीय आवेश घनत्व भी होगा। तो यहाँ पे हमारा जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा क्या होगा, धन सिग्मा। यहाँ पे जो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा, ऋण सिग्मा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सिग्मा बराबर, धन सिग्मा बराबर, हम लोगों ने मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिग्मा बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा, Q अपॉन A। तो यहाँ पर अगर हम लोगों का धनात्मक प्लेट है, ठीक है, तो धनात्मक प्लेट का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा, धन Q बटे A। क्या होगा, धन Q बटे A। और ऋणात्मक प्लेट है तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऋण Q बटे A। तो ये तो किसका मान हो जाएगा, सिग्मा का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, सिग्मा का मान हो जाएगा। ठीक, ओके तो इसके पहले याद करो, जब हम लोगों ने इसके पहले क्या किया था, इसके पहले जब हम लोगों ने संधारित्र की धारिता कैलकुलेट करी थी, तो धारिता कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एक सूत्र का इस्तेमाल किया था। याद करो वो कौन सा सूत्र था, E बराबर V बाई डी, यही सूत्र था, E बराबर V बाई डी। ठीक है, और ये जो V था वो क्या था, समानांतर प्लेट का विभवांतर VA माइनस VB बराबर क्या था, E इंटू डी, यही था। इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग क्या किए थे, जब वायु था माध्यम, उस केस में हम लोगों ने जो है संधारित्र की धारिता कैलकुलेट करी थी। अब हमारे पास यहाँ पर आंशिक माध्यम है, ठीक है, अब हमारे पास आंशिक माध्यम है। ठीक है, तो ये तो एक होगा क्या, दूरी t होगा, दूसरी जो दूरी होगी क्या होगी, t होगी। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, फिर से हम लोग संधारित्र की धारिता कैलकुलेट करेंगे। इतनी चीजें जो है फटाफट से नोट कर लो, देन मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। फटाफट से गाइस, फटाफट से नोट कर लो।
चलो बस इसका ही इस्तेमाल करना है, जो ये मैंने आप लोगों को बताया इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, जो संधारित्र के प्लेट के बीच का विभवांतर, क्या संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर VA माइनस VB इस बार क्या होगा, बराबर दो अलग अलग तरह की मोटाइयां हैं। एक बार जो है हमारे पास माध्यम की मोटाई है और दूसरी बार क्या है हमारे पास वायु की मोटाई है, ठीक है। क्या है हमारे पास, एक बार माध्यम की मोटाई है और दूसरी बार क्या है, वायु की मोटाई है, ठीक। तो जब हमारे पास वायु की मोटाई है तो वहां पर हम लोग विद्युत क्षेत्र का कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे, विद्युत क्षेत्र का हम लोग सूत्र इस्तेमाल करेंगे। ये जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि संधारित्र, हाँ एक बार मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि ये तो दोनों प्लेट का था। अब दोनों प्लेट के बीच में यहाँ पर आप लोगों को पहले सूत्र बता देती हूँ कि जब वायु है माध्यम, ठीक है, जब वायु है माध्यम तो उस केस में हमारा विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, Q/ε A हो जाएगा जब वायु है, ठीक है। अब जब क्या है, परावैद्युतांक माध्यम है, ठीक है, जब क्या है माध्यम है तो माध्यम के केस में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q/K/ε0 A हो जाएगा, ठीक है, Q/K/ε0 A, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का प्लेट के बीच में हम लोग क्या पढ़े थे, σ/ε0 या फिर Q/ε0 A पढ़े थे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा मिस हो गया था, इसको भी ध्यान कर लो, इसका इस्तेमाल हम लोगों को करना है। वापस से आ जाते हैं, हम किसकी बात करते हैं, हम लोगों को संधारित्र की धारिता कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर VA माइनस VB बराबर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो बीच का विद्युत क्षेत्र है उसको हम लोग क्या करेंगे, बीच की दूरियों से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो प्रकार की दूरी है। कैसी दूरी है हमारे पास, दो प्रकार की दूरी है, बिल्कुल हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक तो जो है पहले हम लोग लिख लेते हैं बिना माध्यम, वायु वाली, ठीक है, वायु वाला, ठीक है, E/D वायु वाला, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए लिख रही हूँ, ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना है। प्लस क्या हो जाएगा, E/D माध्यम वाला, ये मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग, VA माइनस VB बराबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, वायु वाले में Q/ε0 A, और यहाँ पे वायु वाले की जो दूरी थी वो क्या थी, D-T। इतना समझ में आया कि नहीं, अगर क्लियर होगा तो आगे आप लोगों को एकदम डेरिवेशन इजी है। ये लाइन अगर क्लियर हो जाएगी तो आगे का डेरिवेशन इजी है। समझ में आया, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ मुझे, क्लियर है। ये क्या है, वायु वाला, वायु वाली दूरी यही थी ना। अब हम क्या लिखेंगे, माध्यम वाली दूरी लिखेंगे। तो माध्यम वाले में सबसे पहले Q/K/ε0 A, ठीक है। अब इसकी दूरी कितनी थी, मोटाई जो थी वो कितनी थी, T थी, हम लोगों ने T मोटाई लिया था, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करो, डेरिवेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे मैं यहाँ पे ही नीचे ही सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है, नीचे सॉल्व कर देती हूँ। क्या होगा, सबसे पहले तो Q/ε0 A जो है वो हमारा क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। यहाँ अंदर ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा D-T प्लस 1/K, ठीक है, ये हमारे पास बच जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये क्या है, विभवांतर VA माइनस VB, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, Q/ε0 A। अच्छा यहाँ पे T मिस हो गया, ठीक है, T लिख लो, T मिस हो गया, T/K होगा, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे हम, D ऐसा ही रहेगा, माइनस T हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, माइनस T कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 1/K, ठीक है, 1 - 1/K। कुछ नहीं किया है हम लोगों ने, माइनस कॉमन निकाला है। ये क्या है हमारा, VA माइनस VB, क्या है हमारा, VA माइनस VB, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो हमारा आया है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिर से Q/VA माइनस VB बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, है ना। इसको इधर पक्षांतर कर दिया मैंने, इसको इधर पक्षांतर कर दिया, ठीक है। पक्षांतर करके जैसे पिछली बार किया था, ये हो जाएगा क्या, ε0 A बटे में आ जाएगा क्या, D-T 1 - 1/K,
ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारा जो है वो किसके बराबर है, धारिता के ही बराबर है। तो धारिता बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पे, आंशिक माध्यम के लिए धारिता बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे में क्या हो जाएगा, डी माइनस टी 1-1/k। ये क्या है, अगर आंशिक माध्यम है और बाकी माध्यम में क्या है, शेष माध्यम में वायु उपस्थित है, तो इस केस में आप लोगों की संधारित्र की धारिता का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर है? मैं बिल्कुल साइड हो जा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से। अगर ये वाली लाइन अगर आप लोगों को क्लियर हो गई होगी तो बिल्कुल आप लोगों को पूरा डेरिवेशन जो है एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं रखा है। अब मैं बिल्कुल आप लोगों को क्या करती हूँ, बस मतलब बिल्कुल समराइज कर देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने धारिता का सूत्र निकाला, क्या सबसे पहले देखो, सबसे पहले आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, Q बराबर CV। ठीक है, यहां से हम लोगों को C बराबर क्या मिला, Q बटे V या फिर Q बटे VA माइनस VB। ठीक है, तो धारिता का हम लोगों ने क्या क्या सूत्र निकाला, जब वायु का केस था तो एप्सिलॉन नॉट A बटे D मिला, जब परावैद्युतांक माध्यम रखा तब वहां पर क्या मिला, अगर पूरे में परावैद्युतांक माध्यम भरा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, पूरे में अगर भरा हुआ है, अगर आंशिक रूप से भरा हुआ है तो वहां पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी 1-1/k। ठीक है, तो ये आंशिक वाला भी क्वेश्चन आता है और ये वाला भी क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल आप लोगों को न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार रहना है। जितने भी धारिता के सूत्र आज हम लोगों ने डराइव करे सारे मैंने आप लोगों को समराइज करके लिख दिए हैं। ठीक है, तो गाइस आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट्स के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग मेरे से डायरेक्टली डाउट सॉल्व करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग मेरे को टेलीग्राम में जो है ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए आप मेरे को बिल्कुल इंस्टाग्राम में या फिर मेल आईडी में जो है डायरेक्ट मैसेज करके आप मेरे से टेलीग्राम चैनल की लिंक ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में ग्रुप में ही मैं जो है डाउट सॉल्व करती हूँ और क्लासेस की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। तो आज की क्लास को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बच्चों।